नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। जी हां, 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और जिसके बाद देश में आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, जो फैसला करेंगे केंद्र में अगली सरकार आने का। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाल ली है, वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा भी देश भर में देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के झांसी में आज एक आयोजित रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के आईएसआई वाले बयान पर मोदी ने कहा, शहजादे हुकूमत आपकी है, आप क्या कर रहे हैं? आपकी नाक के नीचे आईएसआई ने पांव पसारने की हिम्मत कैसे की? न मैं आंसू बहाने आया हूं और न ही मैं आंसू बहाने वालों की कोई कथा सुनाने आया हूं। मैं आज आपके यहां आया हूं आपके आंसू पोंछने का विश्वास देने के लिए। भाई, मैं संकल्प लेकर के आया हूं कि बुंदेलखंड की कठिनाइयों में जी रही, गरीबी में पनप रही यहां के गरीब के आंसू पहुंचने का मैं संकल्प लेकर के आया हूं। भाइयों बहनों, क्या बुंदेलखंड का विकास नहीं हो सकता है? क्या बुंदेलखंड आगे नहीं बढ़ सकता है? क्या यहां की जनता में दम नहीं है? क्या यहां के किसानों में दम नहीं है? अगर दम नहीं है तो लखनऊ और दिल्ली में नहीं है। उनको परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, मैं हवाई जहाज से आ रहा था, हेलीकॉप्टर से यहां ऊपर किसे देख रहा था। इतनी सारी नदियां, इतना पानी, उसके बाद भी बुंदेलखंड प्यासा क्यों है? यहां की धरती सूखी क्यों है? यहां का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों होता है? और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली की सल्तनत को सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। जरा जवाब दे दिल्ली की सल्तनत, क्या कारण है कि जहां जहां उनके पैर पड़े हैं, जहां जहां उनको शासन करने का अवसर मिला है, वो चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उसमें भी चाहे विदर्भ का सूखा इलाका हो, और चाहे कांग्रेस का समर्थन करने वाली यहां की सरकार हो, इसी राज्यों में सर्वाधिक मेरे किसान भाई बहन आत्महत्या क्यों करते हैं? हिंदुस्तान के और राज्यों में किसानों को इतनी बड़ी मात्रा में आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा है। तो सुना आपने कि भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। उन्होंने अपनी रैली की शुरुआत राहुल गांधी पर निशाना साधा। शुरुआत ही उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आप लोगों के आंसू पोंछने आया हूँ, मैं यहाँ पर रोने नहीं आया हूँ। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड नदियों का क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ। क्या बुंदेलखंड की जनता में दम नहीं है? उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बोला कि दिल्ली में बैठी सरकार और सपा को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। यहाँ पर उन्होंने बोला कि लखनऊ में भी जो सरकार बैठी है, दिल्ली में जो सरकार बैठी है, शायद उसने मिली भगत करके कभी बुंदेलखंड का विकास नहीं होने दिया। उसने हमेशा जो पैकेज आया बुंदेलखंड के लिए आया या यूपी के लिए आया, वो शायद उस जनता तक नहीं पहुंच पाया, वो सब उन लोगों की जेब में चला गया। अब हम आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने कल अपनी इंदौर वाली रैली में क्या कहा था, सुनिए आप। फोन उठाया मैंने और दूसरे साइड हमारे घर में एक महिला काम करती है, वो चिल्ला रही थी। मतलब ऐसी चीख मैंने कभी पहले नहीं सुनी थी। और
थे ना, तो हमारे सबके हीरो होते, मेरे पापा मेरे हीरो थे और मैं उनको रोज देखता था, खड़े होते थे, जाते थे, लड़ते थे। और आप सब लोग अपने भाइयों को देखते हो, अपने माता पिता को देखते हो, कहते हो ये मेरे हीरो हैं और इनको ये जो सिस्टम है आस्ते 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 कुचल रहा है। जब तक हमने इस बात को नहीं बदला, जब तक हमने हर हिंदुस्तानी के हाथ नहीं खोले। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने भी यहां पर बताया कि उनके पापा उनके हीरो थे, उनके पापा को मार दिया गया, अब उन्हें भी मार दिया जाएगा। मगर राहुल गांधी, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ये राजनीति जो कर रहे हैं वहाँ अपने परिवार को इंक्लूड करें, अपने पिता की मौत की बात बताएं जनता को, या अपनी दादी की मौत की बात बताएं, क्योंकि ये सारा देश जानता है, सारी जनता जानती है कि उन सब के पीछे किसका हाथ था। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी मां के बारे में क्या कहा, सुनिए आप। बिल पास हो रहा था, मैं बैठा था पीछे और मैं आगे देख रहा था और मुझे मालूम था कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं देख रहा था हर 5-10 मिनट जैसे आपके बच्चे आपके साथ करते हैं या कोई युवा अपनी मां के साथ करता है, मैं देख रहा था कि मां ठीक है या नहीं। और हर 5-10 मिनट मैं उधर देख रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी मां उठी और शैलजा जी हैं, मंत्री हैं, उनके साथ वो निकल गए। तो मैंने सोचा कि भाई अजीब समय निकलने का, थोड़ा घबराया हुआ था। मैं उठ गया और मैं पीछे गया, पार्लियामेंट हाउस में कमरा है पीछे। मां बैठी थी, शैलजा जी बैठी थी और मां बिल्कुल सीधी बैठी थी। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है यहां पे। मैंने उनसे पूछा भाई क्या बातचीत हो रही है इतनी जरूरी। तो शैलजा जी ने कहा नहीं, सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा चलिए तबीयत ठीक नहीं है तो चलते हैं, क्योंकि आमतौर से वो कहती नहीं है, अगर बीमार होती है तो वो बताती नहीं है। तो मैंने उनको पकड़ा और मैं उनको ले गया कमलनाथ जी के कमरे में। याद है आपको कमलनाथ जी? और वहां मेरी मां ने मुझे कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मैंने उनसे कहा कि देखिए आप बीमार हैं, आपको अस्पताल जाना है। और उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी यहां। तो राजनीति लगातार चल रही है। एक तरफ राहुल गांधी जो अपनी मां की दुहाई देते हैं कि उनकी मां ने फूड सिक्योरिटी बिल पास कराने में अहम भूमिका निभाई। यहाँ पर उन्हें अपनी मां की चिंता थी, उन्होंने अपनी मां के बारे में बताया कि उनकी मां रो रही थी, उनकी मां की तबीयत खराब थी। मगर क्या राहुल गांधी ने कभी सोचा है कि हिंदुस्तान में कितनी माएँ हैं जो डेली रोती हैं? क्या उनकी तरफ किसी का ध्यान जाता है? सीमा पर पाकिस्तानी आतंकवादी या पाकिस्तानी सेना हमारे हिंदुस्तानियों को मार देती है, उनकी माँ, उनकी भी तो माँ है, उनके भी तो आंसू आते होंगे, उनका भी तो दिल है। शायद राहुल गांधी ने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। जब सारा हिंदुस्तान आक्रोश में जी रहा हो, भ्रष्टाचार, महंगाई और अव्यवस्था से लोग दो दो हाथ कर रहे हो, तो उस समय कोई और बात अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही माहौल में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में एक अजीब सा भाषण दिया। वो एक बार फिर भावुक हुए अपने पिता और दादी को याद करके। उनकी शहादत को उन्होंने अजीबोगरीब ढंग से पेश किया और इसी बीच अपनी जान को खतरा भी बताया। फोन उठाया मैंने और दूसरे साइड हमारे घर में एक महिला काम करती है, वो चिल्ला रही थी। मतलब ऐसी चीख मैंने कभी पहले नहीं सुनी थी। और मैंने उससे पूछा क्या हुआ, और वो जवाब नहीं दे मुझे। तो फिर मैंने पूछा कि भाई मेरे पापा बंगाल में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि पापा ठीक है? और उसने कहा हाँ पापा ठीक है। फिर मैंने कहा मामा ठीक है? और उसने कहा मामा ठीक है। फिर मुझे मालूम था कि पापा ठीक है, मामा ठीक है, तो दादी हो सकती है। तो मैंने फिर कहा दादी ठीक है? और उसने कहा नहीं 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 दादी ठीक नहीं है, तुम एकदम आओ और फोन रख दिया। और मैं आपको बताऊं, वो जो दर्द मुझे उस दिन हुआ, उसके बाद एक और बात हुआ जब पापा मरे। मतलब वो जो दर्द जो था मैं जानता हूं उसको और मैं उसको समझता हूं। जैसे किसी ने आपका ना
छाती फाड़ दी ऐसे। तो राहुल गांधी ने यहाँ पर अपने पापा और अपनी दादी की कहानी जनता को सुनाई, मगर शायद राजनीति करते वक्त तो ये भूल गए कि आज की जनता क्या चाहती है, आज की जनता को क्या कहना है। अब हम मोदी की बात करेंगे। मोदी ने आज सवाल किया कि दिल्ली की सल्तनत जवाब दे कि जहां जहां उनके पैर पड़े, जहां जहां उन्हें शासन करने का मौका मिला, वहां किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। हिंदुस्तान के और राज्यों में इतनी बड़ी मात्रा में आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। उन्हें ना गरीब की परवाह है और ना किसान की। जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस के मित्र रेवड़ी बांटने में माहिर हो गए हैं। जहां जाते हैं पैकेज की बात करते हैं। वो पैकेज आपका भला करने के लिए नहीं आया, वो यूपी के नेताओं के मुंह बंद करने के लिए था। पैकेज की बातें करते, पैकेज की बातें करते। आपके यहां भी पैकेज आया था, आपको लगा होगा वो पैकेज आपका भला करने के लिए आया था। नहीं मित्रों, वो पैकेज आपका भला करने के लिए नहीं आया था। वो पैकेज तो उत्तर प्रदेश के नेताओं का मुंह बंद करने के लिए, टुकड़ा फेंकने के लिए भेजा गया था। और दिल्ली और लखनऊ ने मिलकर के सरकारी खजाने के उस पैकेज का बंटवारा कर लिया, बांट लिया। आपके यहां नहीं आया है मित्रों। कोई मुझे बताए मित्रों, यहां पर मंडी का निर्माण होने वाला था, क्या हुआ है? क्या पैसे गए कि नहीं गए? यहां कुआं खोदने की बातें कही थी, कहीं कुआं नजर आता है? यहां पेड़ बोने की बातें हुई थी, कहीं पेड़ नजर आता है? यहां पर नदियों पर चेक डैम बनाने की बातें हुई थी, कहीं पानी रोका गया है? तो रुपये गए कहां? ये पैकेज उनके पॉकेट के लिए होता है। और भाइयों बहनों, ये बुंदेलखंड को जो पैकेज मिला, उसका आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड के हिस्से को मिला और आधा मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड के हिस्से को मिला। और मित्रों, आज मैं सीना तान के कह सकता हूं, गर्व से कह सकता हूं कि मेरी पार्टी के एक सिपाही आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, जब उनके पास मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का पैकेज आया, पाई पाई बुंदेलखंड की भलाई के लिए उन्होंने अपने इलाके में खर्च किया और उसका परिणाम यह आया है। 30% से अधिक भूमि को सिंचाई पहुंचने का काम पूरा कर दिया। उस इलाके में पहले जो फसल होती थी, उससे 3 गुना फसल शिवराज सिंह ने बुंदेलखंड के उस इलाके में पैदा करके दिखाई। और ये मैं भाजपा के नेता के रूप में नहीं कह रहा हूं, प्लानिंग कमीशन जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उस प्लानिंग कमीशन ने कहा है, इस पैकेज का उत्तम उपयोग अगर किसी ने किया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, शिवराज जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और यहां सब लूट। तो नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पैकेज की बात कही और कहा कि जो पैकेज आता रहा वो हमेशा सरकारों की जेब में गया। और उन्होंने साथ ही बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने उस पैकेज का सही यूज़ किया है। तो मैं मोदी जी को बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान ने पैकेज का तो सही यूज़ किया है, मगर जो मध्य प्रदेश में आज भी गरीबों की स्थिति है वो कहीं भी सही नहीं है। गरीबों तक राशन नहीं पहुंच पाता है, वहाँ की पुलिस व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। और अगर सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो सिंचाई व्यवस्था से कोई मायने नहीं रखता। अगर आपकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुलिस यहाँ पर गुंडागर्दी कर रही है, तो राज अच्छा राज नहीं है। तो यहाँ पर खुलेआम निशाना साधते नजर आए नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर और कांग्रेस सरकार पर। सपा बसपा पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और दबाकर उन्होंने खूब क्लास ली यहाँ पर कांग्रेस की और बसपा की और सपा की। उन्होंने कहा कि सबका भला
कोई नहीं कर सकता। मतलब सबका मतलब सपा, ब का मतलब बसपा और का मतलब कांग्रेस। जी हाँ, इन्होंने तीनों पार्टियों को निशाने पर साधा यहाँ पर और बोला कि इन तीनों पार्टियों ने कभी बुंदेलखंड को विकास की दृष्टि से देखा ही नहीं, कभी बुंदेलखंड का विकास करने की इन लोगों ने कोशिश की ही नहीं। अगर शायद ये लोग कोशिश करते तो आज बुंदेलखंड पता नहीं कहां होता। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैंने यूपी के लोगों को गुजरात में पसीना बहाते देखा है, मैंने देखा है कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं और अगर शायद वो यही मेहनत बुंदेलखंड में करते तो आज बुंदेलखंड चमक रहा होता जैसे आज गुजरात चमक रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपी में जितने भी शासनकाल हुए हैं, जितने भी सत्ताएं आई हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे कांग्रेस के गठबंधन की हो या फिर सपा की हो, बसपा की हो, किसी ने भी विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। सब ने सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण की तरफ ध्यान दिया। किसी ने मुस्लिम वोट अपनी तरफ करने की कोशिश की, किसी ने हिंदू वोट करने की कोशिश की और किसी ने अल्पसंख्यकों के वोट अपनी तरफ करने की कोशिश की। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बोला कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, आप मुझे सिर्फ 60 महीने दे दो, मैं इस देश का भाग्य बदल कर रख दूंगा। बोला सिर्फ 60 महीने देकर देखिए आप मुझे, 60 महीने में मैं देश को बदल कर रख दूंगा। तो यहाँ पर लगातार रैलियां चल रही हैं। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ने एक तरफ कांग्रेस की कमान संभाली हुई तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार हैं। तो इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं द्विजन त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता उत्तर प्रदेश। जी द्विजन जी, राहुल गांधी ने कमान संभाली हुई पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की और एक तरफ नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली हुई है बीजेपी की। आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को क्या फायदा मिलने वाला है राहुल के नेतृत्व में? देखिए, राहुल जी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, राहुल जी पहले से प्रूव कर चुके हैं। देखा होगा आपने, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटक का चुनाव रहा हो, और उसमें साथ साथ जो है 2009 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी देखा होगा आपने कि राहुल जी ने अपने आप को प्रूव किया है, जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया है। और यही कारण है कि 2004 में जो स्थिति थी, कांग्रेस को जो सीटें मिली थी उससे काफी सीटें 2009 के लोकसभा चुनाव में मिली। जी द्विजन जी, यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि राहुल गांधी जब भी देश किसी विपत्ति में होता है, किसी परेशानी में होता है, तब राहुल गांधी कभी निकल कर नहीं आए। हमेशा जब चुनाव का समय आता है तभी राहुल गांधी आते हैं, रैलियां करते हैं और जब सत्ता मिल जाती है तो राहुल गांधी एकदम से गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अब दुर्भाग्य है कि बहुत सारे लोगों की स्मृतियां जो हैं वो नहीं कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं। अभी देखा होगा कि आपने जिस तरह से एक विवादित अध्यादेश को उन्होंने वापस कराने में जो उनकी भूमिका रही, जिस तरह से उन्होंने वापस कराया उसको, ये भी राष्ट्र के लिए ही था। ये उनके यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जो अध्यादेश था इसका विरोधी विपक्षी पार्टियों ने भी किया था और राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी नहीं दी थी। तो राहुल गांधी यहाँ पर बस एक हीरो बन गए। अगर राहुल गांधी नहीं कहते तो शायद वहां पर इन्होंने जो अध्यादेश था उससे तो वापस कराया, मगर यहाँ उन्होंने जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी इज्जत नहीं रखी शायद। नहीं, उन्होंने पूरी इज्जत रखी। इस मामले में प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात कही है, उसमें उसके बाद कहने की जरूरत नहीं है। हमारी बात इसके अलावा आप देखें कि भूमि अधिग्रहण कानून जो लागू हुआ ये पूरे देश के लिए है, पूरे देश के किसानों के लिए है, इसका भी श्रेय हो जाता है। तो इसलिए ये कहना कि चुनाव के बीच में आते हैं और भाषण देते हैं, सरकार बन जाती है, ऐसे सरकार नहीं बना करती है। सरकार बनती है तो वहां पर जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो सिद्धांत है और खासतौर से हमारी जो उपलब्धियां हैं उसके बल पर सरकार बनती है। लोग विश्वास तब करते हैं। जी तो देश के लिए क्या किया कांग्रेस ने? देश के लिए क्या क्या कर दिया? देश के लिए क्या क्या अच्छे काम किए कांग्रेस ने? चलिए आपको बताते हैं, आप इसको नोट करते जाइए कि क्या क्या कांग्रेस ने काम किए हैं और कौन कर सकता है। फूड सिक्योरिटी बिल नोट कराइए, आप नोट कर लीजिए, मैं बताता रहा हूँ आपको। उसकी भूमि अधिग्रहण कानून, RTI, मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, वहाँ पर वहाँ लोगों को मिड डे मील, महिलाओं के लिए जिस तरह से उनके प्रसव के लिए जिस 6,000 रुपए की हर तरह से व्यवस्था करना उनके स्वास्थ्य के लिए, NRHM,
इसकी कितनी योजनाएं हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार उसको भी पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। सवाल है, इस देश में सिर्फ और सिर्फ आलोचना की जाती है दूसरी पार्टियों की, जो खास तौर से कांग्रेस पार्टी जो सत्तारूढ़ है। लोग अपने को नहीं देखते हैं कि जो राज्य सरकारें हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए और कहां तक वो जनता के विश्वास पर खरे उतरते हैं। जी द्विजन जी, एक सवाल जानना चाहूंगा यहाँ पर मैं आपसे कि राहुल गांधी ने राजस्थान में रैली की, उन्होंने इंदौर में रैली की, उन्होंने अपने घर की कहानियां सुनाई, उसका रीजन क्या है? उन्होंने मुजफ्फरनगर की जो कहानी थी, मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ, वहां पर जोड़ दिया कि आईएसआई वाले आके मुजफ्फरनगर में कुछ लड़कों से मिले हैं। तो ऐसा हो कैसे गया आखिर कि राहुल गांधी तक वो जानकारी पहुंच गई और गृह मंत्री तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाई? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, जो कहानियां सुनाने की बात कर रहे हैं उनका तो अतीत है, उनके पास कहने के लिए कुछ है। उनके परिवार के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और आज तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए। और अगर वो नेता बने हुए हैं और शीर्ष नेता बने हुए हैं तो अपने बल पर नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर नहीं, बल्कि देश की जनता के विश्वास के बल पर, उनके समर्थन के बल पर बने हैं। तो ये तरह की बातें जो है देश की जनता का भी अपमान है, जिन्होंने उनको समर्थन देकर के गद्दी पर बैठाया है। तो देश की जनता ने उन्हें समर्थन दिया था काम करने के लिए, विकास करने के लिए, ना कि घोटाले करने के लिए। घोटाले भी गिना दीजिए, मैं नोट कर लेता हूं। चलिए, देखिए, आपको घोटाले में भी साथ बता दें, पहली ऐसी सरकार है जिसने घोटालेबाजों को कहीं छोड़ा नहीं है, उनको बचाने का काम नहीं किया बल्कि जेल भेजने का काम किया है। ये पहली सरकार है। तमाम ऐसी सरकारों को आप देख लीजिए। और खास तौर से मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जो पीएम इन वेटिंग है गुजरात में जो है नरसंहार हुआ, आज तक किसी को सरकार ने अपनी तरफ से जेल नहीं भेजा। अगर कहीं हुआ भी है तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर जो इंक्वायरी हुई उस पर जाकर के कार्रवाई हुई है, न कि सरकार पे। और यहां तक कि वहां के जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों को भी याद करने की जरूरत है, जो उन्होंने कहा कि गुजरात ने राजधर्म का पालन नहीं किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो यहां पर आप सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के ऊपर आप निशाना साध रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, तो अब क्या हो सकता है कि जो कांड हुआ था उस वक्त गुजरात में, तो उसकी कार्रवाई अब नहीं कर सकती क्या कांग्रेस? क्या नरेंद्र मोदी को जेल में नहीं डाला जा सकता था अगर वो गुनहगार है तो? कांग्रेस पार्टी बदले की कार्रवाई कभी नहीं की है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट। द्विजन जी, मेरी बात सुनिए पूरी, बदले की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर। मैं बात कर रहा हूं, आपने कहा कि जो आरोपी हैं उन्हें जेल में भेजा गया, तो आप एक तरफ नरेंद्र मोदी को भी बोलते हैं कि वो आरोपी हैं, तो उन्हें क्यों नहीं डाल पाई आज तक कांग्रेस सरकार जेल में? आप सेंटेंस पूरा होने दीजिए मेरी, तब ना आप तो भी। हमने ये कहा चूंकि ये मामला न्यायालय में है, न्यायालय इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, उसी के अनुसार कार्रवाई हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। जो भी करना है वो न्यायालय करेगा, इसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं रह गई है। तो न्यायालय ने यहां पर एक अहम भूमिका निभाई है, ना कि पार्टी ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे आदेश दिए हैं जिनका पालन सरकार को करना पड़ा है। बिल्कुल करेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन हमेशा करती है ये कांग्रेस पार्टी, अब भी करेगी। चलिए द्विजन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं नरेंद्र मोदी ने आज की रैली में और क्या क्या कहा। बहनों, ये लूट चलाने में एक्सपर्ट है। आप देखिए, ये समाजवादी पार्टी यहां जो कारनामे करती है ना, राम मनोहर लोहिया जी जहां भी होंगे उनको इतनी पीड़ा होती होगी, इतनी पीड़ा होती होगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते मित्र। और ये सबका लूटते हैं, सबका। ये सबका का मतलब है समाजवादी का स, बहुजन का ब, कांग्रेस का का। ये सबका लूटते हैं। ये तीनों तिकड़ी उत्तर प्रदेश को, बुंदेलखंड को तबाह करके रख दिया है मित्रों। उत्तर प्रदेश में मैंने भी दौरा किया है। मैंने करीब करीब यहां के हर जिले में जब संगठन का काम करता था, मैंने भ्रमण किया है। मैंने यहां के लोगों को जाना है, समझा है, यहां की प्राकृतिक संपदा को समझा है। और मैं विश्वास से कहता हूं मित्रों, उत्तर प्रदेश के पास इतना सामर्थ्य है, ये उत्तर प्रदेश अकेला
अपने बलबूते पर पूरे हिंदुस्तान की गरीबी को मिटा सकता है। ये ताकत उत्तर प्रदेश में है। लेकिन न उनको विकास करने में रुचि है, न यहां के नौजवानों का भविष्य बनाने में रुचि है। उन्हें सिर्फ सत्ता के गणित बिठाना, तड़जोड़ की राजनीति करना, भाई से भाई को लड़ाना, हर किसी को बांटते जाना, यही इनका कारोबार है। भाइयों बहनों, अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर सब वादों का इकट्ठा यहां लालन पालन हुआ है, सारे वाद एक प्रदेश में इन्होंने उभार के रखे हैं। ये धरती है जहां एक तरफ कांग्रेस का अहंकारवाद है, समाजवादी पार्टी का परिवारवाद है और बहुजन समाज पार्टी का व्यक्तिवाद है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राहुल गांधी एक तरफ बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कांग्रेस को ललकारते हैं। तो फिलहाल आज खास पेशकश में इतना ही। एसएमबीसी इनसाइड पर खबरों का सिलसिला जारी है।